हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी की जो है 57 वैकेंसीज निकली हुई हैं और उस पर थोड़ा सा अभी ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 3 ईयर प्रैक्टिस का जो डिसीजन दिया गया है इसको लेकर के वो थोड़ी स्टे कर दी थी। बट आप लोग जानते हैं कि सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो गई हैं, सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा आज का जो हम छत्तीसगढ़ के लिए सॉल्व पेपर लेकर आए हैं, जो हमारा आज का एग्ज़ाम है वो 2016 का रहने वाला है। और हम इसमें हमारे जो तीनों लॉज हैं उनका हम आपको प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ही बताएंगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर पहला जो हमारा पेपर है वो CRPC का है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि असंज्ञेय अपराध का अर्थ एक ऐसा अपराध है जहाँ। तो सबसे पहले मैं आपको आगे के ऑप्शन पढ़ने से पहले बता दूं कि जो असंज्ञेय शब्द है इसको BNSS में सेक्शन 2O में डिफाइन किया गया है असंज्ञेय शब्द को, और जो आपका संज्ञेय शब्द है उसको 2G के अंदर डिफाइन किया गया था। यानी कि अब से पहले आपका जो नॉन कॉग्निजेबल है उसको 2L के अंदर डिफाइन किया गया था CRPC में, और 2C में जो है कॉग्निजेबल को डिफाइन किया गया था। बट यहाँ पर अब आपको BNSS में ज़्यादा फोकस करना होगा। तो यहाँ पर आपके BNSS के अंदर जो है 2O में डिफाइन किया गया है नॉन कॉग्निजेबल को, कॉग्निजेबल को 2G में डिफाइन किया गया है। आइए अब देखते हैं कि क्या है इसका राइट आंसर। असंज्ञेय अपराध का अर्थ एक ऐसा अपराध है जहां पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। पुलिस अधिकारी जमानत दे सकता है, केवल न्यायालय जमानत दे सकता है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है जहां पुलिस अधिकारी वारंट के बिना अरेस्ट नहीं कर सकता है। तो पहले का राइट ऑप्शन है हमारा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पुलिस अधिकारी जो है क्या उसको सहायक लोक अभियोक्ता के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। तो बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं ये हमारे BNSS के सेक्शन 19 में दी हुई है। यानी कि जो सहायक लोक अभियोजक का प्रावधान है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वो सेक्शन 19 के अंतर्गत है। और यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोक्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है 2 का। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि उसका पद इंस्पेक्टर के पद से नीचे का हो, उसने जांच में भाग लिया हो, वह पुलिस अधीक्षक के पद पर हो, उसका पद इंस्पेक्टर के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए, उसने जांच में भाग नहीं लिया हो। तो सिंपल सा राइट ऑप्शन है इसका डी वाला। बट यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में अगर सहायक लोक अभियोजक वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार से पहले 14 दिन की यहाँ पर परमिशन अब लेता है। ये चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई हैं न्यू, जो अब तक नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 कि CRPC का सेक्शन 109 जो संदिग्ध व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में जमानत की बॉन्ड अवधि की बात करता है। तो अवधि कितनी होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें आपकी संदिग्ध व्यक्ति की हैं सेक्शन 109 CRPC के अंदर, ये चीज़ें 128 सेक्शन 128 BNSS के अंदर की गई हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये ड्यूरेशन यहाँ पर 1 साल दी हुई है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन है सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में FIR दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर इसकी कॉपी ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश जो है दिया था। तो ये केस कौन सा था। तो ये केस आप लोग जानते हैं काफ़ी फेमस रहा था, और नहीं तो मैं यहाँ पर बता दूं वैसे आपको। ये केस था आपका यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ का, बहुत इंपॉर्टेंट लीडिंग केस रहा था अपने समय का, कि FIR दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर इसकी कॉपी ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश दिया गया था। अगर ऑनलाइन FIR अगर आपकी जो है FIR दर्ज होगी, ठीक है। और यहाँ पर DK बसुब्रमण्यम पश्चिम बंगाल राज्य, आप लोग जानते हैं कि गिरफ्तार से संबंधित बहुत ही लीडिंग आपका केस है। और यहाँ पर अब अग्रिम जमानत से भी संबंधित आता है। तो मतलब ये आपका जमानत से भी इंपॉर्टेंट लीडिंग केसेस है, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें आपकी अलग तरीके से चीज़ें, क्योंकि जमानत और गिरफ्तारी दोनों एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं कि भाई, तो इसीलिए अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ कि सेक्शन 73 के अंदर जो BNSS के अंदर संज्ञेय मामलों में सूचना की बात करता है। तो ऐसी स्थिति में आपका यहाँ पर आपने देखा होगा कि अब आपका जो है अगर कोई ऑनलाइन यहाँ पर FIR कराता है तो 3 दिन के अंदर अंदर आकर उसे सिग्नेचर करने होंगे, और साथ ही साथ आपकी 0 FIR का भी प्रावधान किया गया सेक्शन 173 BNSS के अंदर। काफ़ी नई चीज़ें जो इंक्लूड की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि जो आरोपी हैं उनको कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान, यानी कि जो निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है ना, उसका प्रावधान हमारे CRPC के सेक्शन 304 में था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए वाला। बट अगर हम यहाँ पर करंटली लेकर चलेंगे BNSS को भी, तो यहाँ पर यह जो कानूनी निःशुल्क सहायता प्रदान करने का प्रावधान हमारे BNSS के अंदर है वो आपके सेक्शन 341 में 341 धारा के अंतर्गत। तो दोनों धाराएँ आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्ली बार्गेनिंग से, कि प्ली बार्गेनिंग का लाभ एक आरोपी को नहीं दिया जा सकता यदि वह ऐसे अपराध में लिप्त है। तो सबसे पहले हम इसके राइट ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम BNSS को आपको इंक्लूड करेंगे।
तो ये कहने की प्ली बार्गेनिंग का लाभ आप एक ऐसे व्यक्ति को नहीं दे सकते हो यदि वह ऐसे अपराध में लिप्त है जिसमें, कैसे अपराध में लिप्त है भाई, जिसमें सजा 7 साल से कम है, अपराधी मामूली तौर से संबंधित है, ठीक है, और अपराध 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से संबंधित है, अपराध 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों से संबंधित है। यहाँ पर हमारा पहला क्या था, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन रहने वाला है, देखिए वो रहने वाला है आपका सी। 14 साल से कम उम्र के बच्चों पर यह अप्लाई नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर आपको और कुछ चीज़ एक्स्ट्रा बता दूँ कि सबसे पहले तो ये 4 कंडीशन यहाँ पर इंक्लूड की गई जिन पर यह प्ली बार्गेनिंग फॉलो नहीं होता, अप्लाई नहीं होता। कौन सा? अगर मानो आपकी महिलाएं हैं, 14 साल से कम एज के बच्चे हैं, आर्थिक, देश की आर्थिक या सामाजिक स्थिति के अगर यानी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति के विरुद्ध है अपराध, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर 7 साल से अधिक का उसमें कारावास दिया गया है तो। अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि BNSS के चैप्टर 23 के अंदर जो है प्ली बार्गेनिंग का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 289 से स्टार्ट होता 300 तक यहाँ पर चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो बात करता है कि शॉर्ट ट्रायल में अधिकतम सजा केवल कितनी दी जा सकती है, कि तो शॉर्ट ट्रायल के लिए जो हमारी पनिशमेंट है वो केवल 3 महीने तक की दी जा सकती है। और यहाँ पर जो हम BNSS की बात करें तो ड्यूरेशन तो यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पर आपका जो अब चैप्टर हो गया है शॉर्ट ट्रायल का, उस चैप्टर 23 में शॉर्ट ट्रायल दिया हुआ है और 283 से शुरू होकर आपका 288 तक जो है दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कि CRPC का सेक्शन 468 जो लिमिटेशन की बात करता है, और अब ये चीज़ें आपके सेक्शन 514 BNSS के अंदर हो गई, यानी कि जो चीज़ें 468 सब सेक्शन 2 CRPC में थी वो BNSS के सेक्शन 514 के सब सेक्शन 2 के अंतर्गत कर दी गई हैं। धारा 468(2) के तहत समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद संज्ञान लेने की बाध्यता नहीं होती है यदि अपराध कितने साल से अधिक अवधि के लिए कारावास के रूप में दंडनीय है। तो यहाँ से पूछना चाहते हैं कि अगर सजा इतने साल से ज़्यादा की है तो उस पर कोई लिमिटेशन फॉलो नहीं होगी। तो सेक्शन अगर आप 514 या आपने CRPC का सेक्शन 468 पढ़ा होगा तो आपने उसमें एक चीज़ देखी होगी कि यह जो आपकी सज़ा है ये सजा 3 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, यानी कि 3 साल तक के केसेस में CRPC लिमिटेशन देता है, उससे ज़्यादा के मामलों में नहीं देता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन है सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 9। अब यहाँ पर हमारे 8 क्वेश्चन जो हैं CRPC से थे, आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है IPC। सबसे पहले नॉर्मली क्वेश्चन है कि इसको किसने तैयार किया था, तो क्वेश्चन नंबर 9 का, तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि पहले विधि आयोग के द्वारा इसको तैयार किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? पहले विधि आयोग के द्वारा इसको जो है तैयार किया गया था, ओके। ये वाला किसके द्वारा? भारत दंड संहिता किसके द्वारा तैयार की गई थी? पहले विधि आयोग के द्वारा, क्योंकि नॉर्मली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपराधिक मन स्थिति का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया अपराधों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपराधिक मन स्थिति का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया अपराधों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित है। कहने का मतलब क्या है कि किन अपराधों के लिए मेंस रिया की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर अगर हम इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर देखो धोखाधड़ी, शारीरिक चोट, राज्य के विरुद्ध अपराध, इन सब में मेंस रिया इंक्लूड होता है। अगर मेंस रिया नहीं होता स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में नहीं होता। तो जहाँ तक इस क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन बिल्कुल गलत पूछा गया है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो गया। इस क्वेश्चन में ये पूछना चाहते थे कि मेंस रिया किस अपराध के लिए ज़रूरी नहीं होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर पूछा जाएगा तो हमारा सख्त स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में मेंस रिया ज़रूरी नहीं होता। राइलेंस बनाम फ्लेचर का केस आपने टोर्ट में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की निम्नलिखित में से किस पर IPC लागू नहीं होती। तो 2016 का क्वेश्चन जबकि 31 अक्टूबर 2019 के बाद संपूर्ण भारत में लागू है। तो फिलहाल इसका कोई भी आंसर यहाँ पर सही हम नहीं कह सकते, क्योंकि संपूर्ण भारत में हमारी IPC क्या, अब तो BNSS जो है हमारा संपूर्ण भारत के अंदर लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कितने साल से कम आयु के एक बच्चे द्वारा किया गया अपराध नहीं माना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो चीज़ें आप 82, 83 IPC में पढ़ते थे, अब आप 20 और 21 में पढ़ेंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर जो ये एज दी हुई ये आपकी 7 साल है, राइट ऑप्शन 7। और ये सेक्शन 20 बात करता है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि A B को भड़काता है ताकि B को C को, A ने B को भड़काया ताकि B को C को Z की हत्या करने के लिए भड़का सके। अब यहाँ पर 3 लोग हैं। A ने B से कहा, ठीक है, कि
भड़काया, किस लिए भड़काया कि तुम सी से कहो कि वो जेड की हत्या कर। तो ए ने बी से कहा, बी ने सी से कहा, परिणाम स्वरूप बी सी को भड़का देता है और सी जेड की हत्या कर देता है। तो सजा का भागीदार यहाँ पर कौन होगा? तो सिंपल सी बात है भाई, सजा के भागीदार यहाँ पर कौन होंगे? सब होंगे। और यह हमारा क्वेश्चन किस सेक्शन से संबंधित है? तो आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बता दूँ कि यह आपका दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण यानी कि सेक्शन 108 का स्पष्टीकरण 4 अगर आपने आईपीसी में पढ़ा होगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें, दोनों के प्रोविजन बता देते हैं क्योंकि यहाँ पर सेक्शन नहीं है। ये आपका जो ऑफेंस है, राइट ऑप्शन तो इसका डी है, बट ये जो आपका ऑफेंस है दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण, क्यों? इसने भाई इससे कहा, इसने इससे कहा, तो इसने इसको दुष्प्रेरण किया, इसने इसको दुष्प्रेरण किया, तो दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण हो गया और दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण अपराध है। ये सेक्शन 108 आईपीसी का स्पष्टीकरण चौथा कहता था। और अगर हम यहाँ बात करें बीएनएस की, तो सेक्शन 47 का चौथा स्पष्टीकरण ही इसमें भी आपका इन्वॉल्व होने वाला है, केवल सेक्शन आपके यहाँ पर बदल चुके हैं। तो ये आप यहाँ पर देख लिए होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा अब यहाँ पर शुरू होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है रेप से संबंधित है। यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर सेक्शंस में वो हो गया है। ये जो सेक्शन आपका 46 आएगा, 46 का सब सेक्शन 4, क्योंकि सेक्शन 45 में आपका दिया हुआ है किसी बात का दुष्प्रेरण, और जो दुष्प्रेरक है बेटर वो सेक्शन 46 में दिया हुआ है। तो ये चीज़ें आपकी 46 से सब सेक्शन 4 के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ये बात करता है रेप की कि इसे बलात्कार कहा जाएगा यदि एक आदमी एक महिला की सहमति या असहमति से उसके साथ यौन सेक्सुअल रिलेशन बनाता है और जिसकी एज कितने से कम नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये चीज़ें आप जो 375 आईपीसी के अंदर पढ़ते थे, ये आपकी चीज़ें दी गई हैं 63 बीएनएसएस के अंदर। तो ये आपका जो सहमति को लेकर बात की गई, अगर एक महिला इतनी साल से कम की और उसे सहमति दिए तो सहमति नहीं मानी जाएगी। ये राइट ऑप्शन आपका डी वाला, क्योंकि 18 साल से कम उम्र की महिला की सहमति नहीं होगी। और 63 सेक्शन 63 अब बीएनएस का इस चीज़ की बात करता है। नेक्स्ट है आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 में एक नई धारा 376 डी जोड़ी गई थी। किससे संबंधित है? तो ये आपका जो है सामूहिक रेप से यहाँ से संबंधित जो है दी गई है, यानी कि गैंग रेप से संबंधित जो सेक्शन है आपके 376 डी के अंतर्गत दिया गया था। बट अगर हम यहाँ पर बात करें आपके बीएनएस की तो वहाँ पर आपका सेक्शन 70 में जो आपका गैंगरेप की बात की गई, ध्यान रखिएगा। बीएनएस में सेक्शन 70 में आपका गैंगरेप आता है जो कि 376 डी के अंतर्गत आता था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका कि ये चीज़ें वैसे हम एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि 377 जो है बीएनएस से अब हटा दिया गया है कि संवैधानिकता को बरकरार रखा था। कौन से केस में इसकी संवैधानिकता को बरकरार रखा था? तो ये आपका सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन का मामला था। बट उसके बाद आप लोग जानते हैं कि आपका ये चीज़ें जोसेफ साइन का जो केस था उसमें इसको बिल्कुल अब आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया गया था, बाकी इसको फिलहाल रिमूव कर दिया गया है बीएनएस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कि सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट का हाल का फैसला किससे संबंधित है? यानी कि जो सुब्रमण्यम स्वामी का जो केस है वो किससे संबंधित यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो मृत्यु के अधिकार से 499-500 यानी कि डिफेमेशन को लेकर के, आईपीसी के सेक्शन 388 को या फिर न्यायालय की अवमानना को। तो ये जो सुब्रमण्यम स्वामी का केस है ये आपका डिफेमेशन से संबंधित 17 का ऑप्शन है बी वाला, ठीक है। क्या है आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कि 391 जो डकैती की बात करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डकैती आपकी कहाँ दी हुई है, तो बीएनएस में डकैती सेक्शन 310 में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं डकैती के लिए न्यूनतम पर्सन होने चाहिए 5। कितने व्यक्ति होने चाहिए? 5 होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से, अब हमारे देखिए आईपीसी के क्वेश्चंस भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित में से किसमें व्यादेश इंजेक्शन से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं, ठीक है। यानी कि आपका इंजेक्शन व्यादेश कहाँ पर दिए हुए हैं, किसके अंदर? सीपीसी के अंदर। तो ये आपके दिए हुए हैं ऑर्डर 39 के अंदर और साथ ही साथ सेक्शन 95 में। तो यहाँ पर 19 का राइट ऑप्शन है ए वाला कि ऑर्डर 39 और सेक्शन 95 में जो है हमारा इंजेक्शन के संबंध में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 20, ये कह रहा है कि डिक्री के एग्जीक्यूशन में निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति कुर्की के लिए उत्तरदायी
लायबल टू अटैचमेंट नहीं होगी, यानी कि ये जो आपने देख रहे हैं ना, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी की आप जो है कुर्की नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो बैंक नोट की, वचन पत्र की, भूमि की, सबकी की जा सकती है, बट बही खातों की नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हमारा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ये कह रही है कि गार्निसी कौन व्यक्ति होता है? दोषी होगा, डिक्री धारक होगा, निर्णीत ऋणी का निर्णीत ऋणी होगा, इनके जजमेंट डेटर का ऋणी, या विदेशी। तो गार्निसी जो है देखिए वो होता है निर्णीत ऋणी का ऋणी। 21 का राइट ऑप्शन है सी। अब आप यहाँ पर एक चीज़ अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से और कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि गार्निसी का क्वेश्चन जो है आपका रूल 20 ऑर्डर 21 से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरलोकेटरी ऑर्डर सिविल कोर्ट द्वारा जारी किए जाते हैं। सिविल कार्यवाही की जब विचारधारिता चल रही हो उस दौरान व्यक्ति को बुलाने के लिए, डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए, संपत्ति के संलग्न के लिए। तो जो इंटरलोकेटरी ऑर्डर है वो सिविल कोर्ट जब जारी करता है सिविल कार्यवाही की विचाराधीनता के दौरान। तो 22 का राइट ऑप्शन है ए वाला। तो आप यहाँ पर ध्यान से इस क्वेश्चन को बिल्कुल पेपर को सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कि किस अधिनियम के अंतर्गत क्वेश्चन मोस्टली कहाँ से किस तरीके से पुट अप हो रहा है, कितना डीपली फैक्चुअल बेस आ रहा है, कितना सेक्शन बेस आ रहा है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सीपीसी की धारा 80 किससे संबंधित है? तो बिल्कुल क्वेश्चन ये वाला बहुत आपका इजी, जानते हैं कि सीपीसी का सेक्शन 80 जो है वो सरकार के खिलाफ मुकदमों से संबंध होता है। 23 का जो हमारा सही ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट है कि सीपीसी में जो 1999 में संशोधन किया गया था, तो स्थगन की संख्या जो है कितनी रखी गई थी? आप लोग जानते हैं कि स्थगन की संख्या जो है फिलहाल 3 रखी गई है। 24 का राइट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, ये कह रहा है कि डिक्री का निम्नलिखित में से एक भाग नहीं है, जैसा कि डिक्री का, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 22 के तहत परिभाषित किया गया, यानी कि सेक्शन 22 में जो आप डिक्री शब्द को पढ़ते हो उसमें इनमें से कौन से को इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिक्री नहीं माना गया? सेक्शन 25 कह रहा है, ठीक है। और सिविल कोर्ट द्वारा अधीन निर्णय, तो बिल्कुल ये डिक्री है। अधिकारों का निर्णायक निर्धारण, तो ये भी डिक्री है। गलती के लिए बर्खास्तगी का कोई भी आदेश और एक अधिनिर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति। तो देखो आपने देखा होगा उसका जो स्पष्टीकरण नीचे दिया हुआ है उसमें यह कहा गया है कि अगर चूक के कारण किसी मामले को खारिज किया जाता है तो वो ऑर्डर जो है डिक्री नहीं है। तो 25 का राइट ऑप्शन रहने वाला हमारा सी। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, ये कह रहा है कि सीपीसी की धारा 11 के तहत सीपीसी का सेक्शन 11 किससे संबंधित है? तो ये बहुत ही सिंपल है, आपका रेस जुडिकाटा से संबंधित है। किससे संबंधित है? रेस जुडिकाटा से संबंधित है। और ये आपका रेस अब जुडी जो है सेक्शन 10 के अंतर्गत दिया हुआ है। गार्निसी ऑर्डर आप लोग जानते हो ऑर्डर 21 के अंतर्गत आता है। और विदेशी निर्णय आपके डेफिनेट क्लॉज के अंदर डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि आप जो है एक बड़ी नॉर्मल क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ पर पूछा गया है, बट मैं आपको बता दूं एक डिफरेंट देखिए रहता है। जब हम एग्जाम हॉल के अंदर बैठकर एग्जाम पेपर सॉल्व करते हैं ना, तो कितना ही बेशक एक इजी पैटर्न में आए बट वहाँ की जो एक बर्डन माइंड पर रहता है बहुत अधिक रहता है। और जब कभी हम बाहर पेपर आकर सॉल्व करते हैं, बाहर बैठा कोई व्यक्ति पेपर सॉल्व करता है तो उसे इतना टफ नहीं लगता है। तो ये अलग चीज़ें होती हैं। देखिए वैसे इतना ईजी भी चीज़ें नहीं है यहाँ पर। अकिंचन मुकदमे का पॉपर सूट का मतलब क्या होता है? देखिए 27 यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है और ऑर्डर 33 में आता है। आप लोग जानते हो कि अकिंचनवाद बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, प्री प्लस मेंस के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और मेंस में तो बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है, मोस्टली बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो ये कहते हैं कि पॉपर सूट यानी कि अकिंचन मुकदमा कौन सा मुकदमा होता है? तीसरे पक्ष का, लोक सेवक का, जरूरतमंद का, कानूनी प्रतिनिधि का। तो भाई जो जरूरतमंद व्यक्ति होता है वो ही अकिंचनवाद जो है डालता है। नेक्स्ट पूछा है कि अदालत के बाहर जो आपके अल्टरनेटिव रिजोल्यूशन होते हैं, केसेस मतलब वैकल्पिक विवाद समाधान जो होता है, निपटारे के लिए सीपीसी में कौन से सेक्शन में प्रावधान किया गया है? तो मतलब अदालतों के बाहर हम मामले को निपटा सकते हैं, इस प्रकार का प्रावधान जो किया गया सीपीसी में, यह आपका किया गया है सेक्शन 89 के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 29, ये 29 है, ठीक है। ये पूछा गया है कि मुकदमे या कार्यवाहियों का जब एक स्टेट से अन्य राज्य में स्थानांतरण करते हैं तो किसके ऑर्डर के द्वारा किया जाता है? तो भाई यहाँ से एक राज्य से दूसरे राज्य की यहाँ पर बात आ गई है। तो यहाँ पर देखो मामले का ट्रांसफर हमारी केंद्र सरकार नहीं कर सकती, संसद नहीं कर सकती। अब क्योंकि यहाँ पर आपका मैटर जो है 2 स्टेट्स का है तो हाई कोर्ट भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और ये आपका सेक्शन 25 में बात कही गई है। 29 का सही ऑप्शन है हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30,
ये कह रहे हैं कि सीपीसी की धारा 100 के अंतर्गत द्वितीय अपील कहाँ पर की जा सकती है, तो सेकंड अपील हमेशा हाई कोर्ट के अंदर ही जो है की जाती है। तो ये बहुत नॉर्मली क्वेश्चन हमसे पूछा गया, सेक्शन भी इन्होंने सीधा दे दिया है। अब नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं किससे संबंधित, हमारे के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो क्वेश्चन नंबर हमारी 31 पूछा है कि ये जो आपका जीएसटी वाला संशोधन था ये कौन सा था, तो 101वां संशोधन था, ध्यान रखिएगा, जो 1 जुलाई 2017 से आपका लागू हुआ था। नेक्स्ट पूछा है कि इनमें सबसे अच्छा चयन कीजिए। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 सभी व्यक्तियों को प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है भाई? कानून के समक्ष समानता, आरक्षण, कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण या धार्मिक स्वतंत्रता। तो अगर आप देखो तो आर्टिकल 14 आपको क्या प्रदान कर रहा है? कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष संरक्षण जो है आपको प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर इसका आपका जो क्वेश्चन नंबर इसका 32 का राइट ऑप्शन रहने वाला है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 33 कि शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन से आर्टिकल में इंक्लूड किया गया है, तो 21A के अंतर्गत किया गया आपका, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल रहने वाला है ये, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन नंबर हमारा 34 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? भारत के राष्ट्रपति मंत्री, उपयुक्त कथन पूछे सबसे सही कौन सा है? भारत के राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श द्वारा बाध्य है, ठीक है, या फिर भारत के राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श द्वारा बाध्य नहीं है। भारत के राष्ट्रपति मंत्री परिषद की परामर्श पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद प्रस्तुत परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाउंड है। तो बिल्कुल यहाँ पर 34 का राइट ऑप्शन है डी, और ये आर्टिकल 74 में बात कही गई है कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट कहता है कि ये जो 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस की पावर दी हुई है, ठीक है, के तहत राष्ट्रपति द्वारा लागू अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के बाद से कार्यान्वयन के लिए बाहर हो जाएगा। कितने समय की ड्यूरेशन इसमें रखी गई है, तो 6 सप्ताह तक। भाई एक बार जो है आप 2 महीने के, एक बार जब आप शुरुआत में संसद के दोनों सदनों से उसका अप्रूवल करा लेते हो तो इसका टाइम पीरियड जो है 6 महीने तक का आपका बढ़ जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 36 ये कह रहा है कि केशवानंद भारती के केस का संवैधानिक महत्व क्या है? कि केशवानंद भारती के केस में क्या कहा गया था? इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, और आप यहाँ पर बड़ी जो ऑप्शन में आपका पहला है कि बुनियादी संरचना, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को इन्होंने बताया है। अदर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कायम रखा है। जुडिशियल रिव्यू के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, या राष्ट्रीय न्यायिक आयोग को असंवैधानिक घोषित किया है। तो ध्यान रखिएगा, केशवानंद भारती का जो केस था वो वैसे तो बहुत सारे ग्राउंड्स पर था, पर मेनली सबसे ज़्यादा जो इसमें आपका आता है वो आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को इन्होंने इस केस में प्रतिपादित किया है। तो 36 का आपका ए से जो आपने देखा होगा कि ये विवाद उठा था कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद संविधान में कहाँ कहाँ संशोधन कर सकती है। तो उस दौरान काफ़ी चीज़ें जो है डिस्प्यूट रही थी, तो फाइनल इस केस में कहा गया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको छोड़ करके संसद जो है कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर सकती है। इन्होंने इसीलिए इस केस के माध्यम से सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को इंक्लूड किया गया था। भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, बाकी आपकी जो पावर है अनलिमिटेड नहीं रहने वाली है, लिमिटेड रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इसमें कहा है कि पूर्ण विश्वास और क्रेडिट का सिद्धांत संविधान के आर्टिकल 261 में है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 261। और क्योंकि ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा प्री में बहुत ज़्यादा पुटअप होता है, यूपी में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 ये कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन अपॉइंट करता है? तो बिल्कुल इनको अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति। 38 का राइट ऑप्शन है हमारा बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से कैसे हटा सकते हो? भाई भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, या उच्चतम न्यायालय के न्यायालय द्वारा उस प्रणाली और आधार पर जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। बिल्कुल मुख्य चुनाव आयुक्त को ऐसे ही हटाया जाता है उनकी पोस्ट से, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 अगर आप देखेंगे, सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40, ये कह रहे कि जो परमादेश है, परमादेश का आज्ञापत्र क्यों जारी किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, लोक प्राधिकरण को अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने के लिए निर्देशित करने के लिए, अर्ध न्यायिक कार्यवाही खारिज करने के लिए, सार्वजनिक न्यायालय में अवैध नियुक्ति को रद्द करने के लिए, सार्वजनिक पद धारण करने से एक व्यक्ति को प्रतिबंधित करने के लिए। तो परमादेश का जो आज्ञा पत्र है वो जारी किया जाता है लोक प्राधिकरण को अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने के लिए निर्देशित करने के लिए। तो 40 का राइट ऑप्शन है हमारा ए वाला। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के संशोधन अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है। तो ये आप लोग जानते हैं 368 के अंदर संशोधन किया सकते हैं। तो आप एक चीज़ यहाँ पर देख रहे होंगे कि अभी तक आपके जो है यहाँ पर आपका CRPC आया है,
आपका आईपीसी आया है और सीपीसी आया, कॉन्स्टिट्यूशन आया है। यहाँ तक अभी आपके और 50 क्वेश्चन, आप एक चीज़ देखना कि आपके लगभग 50 क्वेश्चन तो इन्हीं 4 एक्टिव ने इंक्लूड कर लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिकारिता का उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो उच्च न्यायालय में से आपको 42 का बिल्कुल आपका डी वाला है, क्योंकि आर्टिकल 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को आपकी परामर्शता या अधिकारिता है, एडवाइजरी पावर, बट हाई कोर्ट को यह पावर जो है नहीं दी हुई है। इस संविधान को भारत का संविधान कहा जाता है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है कि संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकता है? अब यहाँ पर नॉर्मली हमारा माइंड जाता है कि भाई ये तो जो है हो सकता है 1 में, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहा जाएगा आर्टिकल 393 के अंदर, याद रखिएगा। एक्टों के अंदर तो सेक्शन 1 में चीज़ें आती हैं, बट यहाँ पर ये चीज़ें आप पढ़ेंगे 393 और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका आर्टिकल होने वाला है। 44 कहता है कि वित्तीय आपातकाल के लिए प्रावधान, जो आर्टिकल 360 के अंतर्गत क्या हुआ है? 44 का क्वेश्चन नंबर राइट ऑप्शन है सी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा के दौरान निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं कर सकते हो? तो भाई आप अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते, बिल्कुल भी सबको निलंबित किया जा सकता है, इन दोनों को निलंबित नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, प्रशासनिक अधिकरण है 323 ए बी के अंतर्गत जो दिए हुए हैं, उनको कब जोड़ा गया था? ठीक है, इन्हें कब जोड़ा गया था? तो ये आपके 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे, भाग 14A, 323 ए और 323 बी में। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बहुत अच्छा पेपर जो है यहाँ पर बना है, बिल्कुल ईजी भी नहीं कह सकते, टफ भी, एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अनुसूची का हिस्सा नहीं है? तो नेपाली, संस्कृत, मैथिली सारी है, बट राजस्थानी नहीं है। ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 47 का राइट ऑप्शन है डी वाला। अब यहाँ पर देखिए 47 आपके क्वेश्चंस 4 अधिनियम इंक्लूड किए हुए हैं। 48 से आपका शुरू होता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में पूछा है कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2H, पहला क्वेश्चन डेफिनेशन क्लॉज से आपका पूछ लिया है। 2H के अनुसार एक अनुबंध क्या है? तो भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो कानून द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा होता है। 48 का राइट ऑप्शन है हमारा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 49, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुबंध के लिए प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है? इनमें से कौन सा वो प्रतिफल है, कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें प्रतिफल जरूरी नहीं है? तो अगर आप एक चीज़ देखेंगे कि वैसे बिना प्रतिफल के किए गए करार हमारे से शून्य होता है, 25 आर्टिकल कहता है, बट वहीं ये आर्टिकल एक्सेप्शन भी देता है कि कुछ चीज़ें हैं जहां पर बिना प्रतिफल के किया गया करार जो है आपका शून्य नहीं होगा। तो यहाँ पर इनमें इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपकी एजेंसी ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, ए जो एक व्यवसायी है, बी के घर पर सामान गलती से छोड़ देता है। बी सामान को अपना समझता है, क्या बी भुगतान के लिए बाध्य होगा? यहाँ पर बिल्कुल वो भुगतान के लिए यहाँ पर बाध्य माना जाएगा। 50 का राइट ऑप्शन है बी।